ईवीएम का इस्तेमाल देश के अंदर शुरू हुआ प्लीज, और जब ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ अपनी जगह बैठे, तो देश में तमाम बहस शुरू हुई और ईवीएम के ऊपर सबसे पहला किसी ने सवाल उठाया तो उस व्यक्ति का नाम है जीवीएल नरसिम्हा। उन्होंने बाकायदा किताब लिखी है कि लोकतंत्र के ऊपर खतरा है ये ईवीएम, और उसके बारे में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उनकी किताब के प्रशंसा करते हुए और ईवीएम पे सवाल होते हुए अब इस पे भी समस्या है, इस पे भी तो उस पे पूरा ईवीएम के ऊपर सबसे पहले इन लोगों ने सवाल उठाया। ईवीएम किन किन देशों में था और कहां कहां बैन हो गया, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। जिन जिन देशों में बैन हो गया, जर्मनी में, नीदरलैंड में, आयरलैंड में, यूके में, फ्रांस में, पुर्तगाल में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, कनाडा में, बेल्जियम में, साउथ कोरिया में, इन तमाम देशों में ईवीएम था। ईवीएम बंद हो गया। लेकिन मुझे एक मन में शंका होती है जो आपके माध्यम से उधर बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का आप बहुत गुणगान करते हैं, आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय हैं, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता चमक रही है, वो महामानव हैं, विश्व गुरु हैं। तो ये कौन सी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री जी की कि भाई प्रधानमंत्री जी की कौन सी लोकप्रियता है कि ईवीएम से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता कायम रहेगी, बैलेट से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता खत्म हो जाएगी? अरे भैया, दोनों में अगर लोकप्रियता कायम है तो बैलेट से चुनाव करा लो, उसमें भी पता चल जाएगा कितने लोकप्रिय है प्रधानमंत्री जी, कितनी लोकप्रिय है भारतीय जनता पार्टी, कितने लोकप्रिय हैं आप लोग, ये आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात मान्यवर, आपने अभी मैंने सुना कि डिटेंशन सेंटर बनाएंगे घुसपैठियों के लिए, और यह कहा गया कि इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया के तहत जो लोग पकड़े जाएंगे घुसपैठिए, उनको उस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, 11 साल से इस देश में ट्रंप की सरकार तो है नहीं, न बराक ओबामा की सरकार है, न बाइडेन की सरकार है, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। आपने 11 साल में कितने घुसपैठिए हिंदुस्तान से भगाए, इसके बारे में आंकड़ा दीजिए सदन को आप जानकारी दीजिए। आप बिहार जाते हैं, वहां घुसपैठिया, झारखंड जाते हैं, वहां घुसपैठिया, दिल्ली आते हैं, वहां घुसपैठते हैं, हरियाणा जाते हैं, वहां घुसपैठिया हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, वहां घुसपैठिया हैं, आसाम जाते हैं, वहां घुसपैठिया पकड़ नहीं पाते। यह कौन सा घुसपैठिया है? जहां पर चुनाव होगा वहां आपको घुसपैठिया मिल जाते हैं, आप पूरा चुनाव उसके ऊपर करते हैं। कितने घुसपैठिया बिहार में मिले, इसको बताइए, देश को, इस सदन में बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर, मात्र 315 वहां पर विदेशी नागरिक मिले, जिसमें 78 मुसलमान थे, बाकी नेपाल के हिंदू थे। उसको आप इसलिए आंकड़ा नहीं जारी कर रहे हैं, 65 लाख में सिर्फ 315 मिले, आपकी छाती पे तो सांप लौटने लगा, आपको तो मजा आया नहीं। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, निर्बाध सत्ता में, तब तक चुनाव सुधार पे कोई विचार नहीं हुआ। चुनाव सुधार पे विचार शुरू होता है 1977 में, जब इलेक्शन कमीशन द्वारा ECIL को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की संभावनाएं खोजने के लिए कहा जाता है, और फिर इंदिरा जी के समय में 1982 में आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग को 50 पोलिंग बूथ के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। फिर राजीव जी के समय में 1988 में 61A में चेंज करके कहा जाता है कि ईवीएम का प्रयोग किया जा सकता है, और 15 मार्च 1989 को राजीव गांधी की सरकार के समय में इसको वैधानिक मान्यता प्रदान की जाती है। मगर अब क्या बताएं सभापति महोदय, कांग्रेसियों के अनुसार कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी जी के परिवार के लोग अब कंप्यूटर एरा से क्वांटम एरा में आते आते पर्ची से चुनाव कराने के लिए जोर डालने लगे। और यह भी मैं बताना चाहता हूं कि पर्ची के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती थी, कैसे बूथ कैप्चरिंग और मतपेटियां लुटती थी, वो एक अलग विषय है। परंतु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि देश की संसद में कई बार चुनाव सुधार के लिए बड़े विधेयक पारित हुए, पर मैं उदाहरण देना चाहता हूं कैसे हुए।
एक बार इंदिरा जी का चुनाव गलत सिद्ध हुआ तो सर रेट्रोस्पेक्टिवली चुनाव को का सुधार कर दिया गया ताकि किसी भी अदालत का उस पर कोई प्रभाव न पड़े। फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं सर, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे 1989 को उनका चुनाव हुआ अमेठी में, सर गोलियां चली, 21 लोगों पे एफआईआर हुई और उनके विरुद्ध कौन लड़ रहे थे? राजमोहन गांधी, महात्मा गांधी के पौत्र, और डॉक्टर संजय सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनको इतनी गंभीर गोली लगी कि प्राणों का संकट उत्पन्न हो गया। और आरोप यह था कि प्रधानमंत्री जी के पक्ष में, और यह पुलिस की गोली नहीं थी, क्रॉस फायरिंग हो रही थी, जिसके बारे में उस समय कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने 26 नवंबर को लिखा कि भारत के 42 वर्ष के इतिहास में संभवतः यह सबसे हिंसक चुनावों में से एक। अब इसके बाद अब आइए साहब, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो वर्तमान यूपीए सरकार का दौर आता है और उस समय बहुत से लोगों को यह तथ्य ध्यान नहीं होगा, वैसे तो नेहरू परिवार और बच्चन परिवार के बीच में बहुत मधुर संबंध थे, पर कभी कभी ज्यादा मिठास होने से डायबिटीज हो जाती है। तो वो दौर था 2006 में जया बच्चन जी की सदस्यता चली गई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का एक पद था। अब सर यही आरोप लग गया और सोनिया गांधी जी जो उस समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, उन पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का विषय लग गया और इस कारण से उनकी सदस्यता भी चली गई। मगर सभापति महोदय जो आज संविधान की दुहाई देने की बात करते हैं, सोनिया जी जब तक चुनाव दोबारा गईं, लड़के आईं, तब तक चुनाव में संशोधन करके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नियम ही बदल दिया गया ताकि पीएम ने सुपर पीएम की पदवी को सुरक्षित कर दिया। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं सर, उसके बाद वास्तविक अर्थों में चुनाव सुधार की शुरुआत तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली हुई, 1990 का दशक, और ये देश की यूनिपोलर पॉलिटिक्स बाइपोलर हुई। वोटर आईडी कार्ड 1993 में आया, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती 1996 में प्रारंभ हुई। पहले बूथ वाइज काउंटिंग नहीं होती थी सर, उसमें आसानी जानते क्या होती थी कि अगर किसी मतपेटी में ज्यादा बूथ कैप्चरिंग करके मत डाल दिए तो उसमें काउंटिंग का चेंज कर ही नहीं है, सब मिला दिए जाते थे। वो शुरू हुई। अटल जी की सरकार के समय में सीसीटीवी का प्रयोग शुरू हुआ, पहले प्रायोगिक तौर के ऊपर, और 2005 से सीसीटीवी की परमानेंट सीसीटीवी यूज होने लगा। अब इसे महज संयोगी माने कि 2005 के बाद से कभी राजद और कांग्रेस को बिहार में बहुमत का अधिकार नहीं मिला। जब मोदी जी की सरकार आई तो हमने क्या किया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को कैश डोनेशन मिलता था उसे 20,000 से घटाकर 2,000 किया और सिलेक्टेड उनके ऊपर वीवीपैट की व्यवस्था सुनिश्चित कराई। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, एक पार्टी जो अपने आप को बहुत ईमानदार कहते थे, वो 20,000 की चाय पिलाते थे। अब मुझे लगता है सदन और देश को समझना चाहिए 20,000 की चाय क्यों पिलाते थे, क्योंकि 20,000 तक कैश लेने पर आपको सोर्स नहीं देना पड़ता था। पर मोदी जी ने आकर उन्हें, चाय पिलाने वाले ने आकर उसे 2,000 कर दिया है, तो अब उनकी चाय बड़ी महंगी हो गई है, भले ही 20,000 से 2,000 पे आ गए। और इसलिए वो दौर था जिस जमाने में इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे। आज इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए कहे जो भी कहें, आज न्यायालय ने चाहा तो पता तो लग गया। क्या 2014 से पहले जहाज नहीं उड़ते थे, खर्चे नहीं होते थे? आज न्यायालय चाहे भी तो उसको पता नहीं लगा सकता। कम से कम यह पारदर्शी व्यवस्था हमारी सरकार ने आके की।